दोस्तों 2014 के बाद का भारत वो भारत है जहां गणेश जी प्रमाण हैं टेक्नोलॉजी का। ये वो भारत है जहां A+B² याद नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, जहां एक जज उठ करके ये कहता है अपने फैसले में कि मोर प्रजनन आंसुओं से करता है। ये वो भारत है जिसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहता है कि गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। ये वो भारत है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वो एक टेररिस्ट को न सिर्फ ये कि टिकट देती है बल्कि उसके साथ उसे जिताती भी है। ये एक ऐसा भारत है जिसकी हमने कोई कल्पना नहीं की थी। यहाँ से शुरू होता है बाबाओं का दौर। दिल्ली में लगातार सिर्फ जगरते नहीं हो रहे थे, जवाबी जगरते भी हो रहे थे। ये बदलाव का दौर था उन फोर्सेस का जिन्होंने कभी साइंटिफिक टेम्पर में यकीन नहीं किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सारी सहूलतें उन्हें चाहिए थी, लेकिन साइंस बर्दाश्त नहीं थी। और तब वो लोग पैदा हो रहे थे इस देश के अंदर जिनको आज हम बाबाओं के नाम से जानते। आज इनमें से 10 बड़े बाबा ऐसे हैं जिनका टर्नओवर ईयरली किसी भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा है। और ये बाबा जो सड़क के किनारे कभी तोते को लेकर के लोगों के भविष्य को बताते थे, वो जहाज़ों में उड़ने लगे। यहाँ ये पॉलिटिकल लीडरशिप बाबाओं के पैर छू करके परवरिश पा रही थी, उनके आश्रमों में बड़ी हो रही। हमें मालूम है कि ख़ास तौर से बीजेपी के सारे लीडर्स हम सब देख चुके हैं उनके क्लिप्स जो सर्कुलेट होते रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से बाबाओं के कब कब पैर छुए। इनके बीच में एक नाजायज़ गठबंधन हमें दिखाई देता है। 2014 के बाद ये पॉलिटिकल लीडरशिप इस देश के ऊपर कब्जा कर लेती है। ये नेहरू की तरह किताब लिखें, ये गांधी की तरह से अपने मेमोइर्स लिखें। ये तो पढ़ भी नहीं सकते उस किताब, क्योंकि इनकी पैदाइश तो बाबाओं के आश्रमों में हुई है, उन जाहिलों के बीच में हुई हैं जो सबसे ज़्यादा इस समाज के घिनौने तबके से निकल करके आए। दोस्तों ये जो आज का टॉपिक है उस पर ज़्यादातर बातें कही जा चुकी हैं और बाद में बोलने की परेशानी ये होती है कि अब आपके लिए कुछ बचा है या नहीं बचा है। लेकिन आसानी ये होती है कि फिर आप कम ही बात करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। बहरहाल साइंटिस्ट होने के नाते थोड़ा सा वक्त ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि साइंस से यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो ज़्यादातर भागे हुए लोग होंगे शायद। लेकिन नस बची है, किसी ने नहीं पढ़ा। ज़रूर। दोस्तों 2014 के बाद का भारत वो भारत है जहां गणेश जी प्रमाण हैं हमारी पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजी का। ये वो भारत है जहां A+B² याद नहीं है प्राइम मिनिस्टर को। ये वो भारत है जहां एक जज उठ करके ये कहता है अपने फैसले में कि मोर प्रजनन आंसुओं से करता है। ये वो भारत है जिसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहता है कि गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। ये वो भारत है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने को क्लेम करती है वो एक टेररिस्ट को न सिर्फ ये कि टिकट देती है बल्कि उसके साथ उसे जिताती भी है। दुनिया के किसी देश में किसी पार्टी ने कहीं कभी मुझे नहीं मालूम कि किसी टेररिस्ट को टिकट दिया और जिताया। ये वो भारत है जिस भारत के अंदर आगे आने वाली नस्लों को डार्विनिज्म नहीं पढ़ाया जाएगा। ये वो भारत है जिसमें लगातार बच्चों को ये बताया जाएगा कि हमारे देश में ही कहीं किसी ने पाइथागोरन थ्योरम निकाली थी। तो ये भारत एक नया भारत है। ये एक ऐसा भारत है जिसकी हमने कोई कल्पना नहीं की थी। कुछ लोगों ने ज़रूर इस भारत का ख्वाब देखा था, लेकिन इस भारत को समझने के लिए हमें उस भारत की बात करनी पड़ेगी
जो आज़ादी के फौरन बाद का भारत है। एक ऐसा भारत जो बिल्कुल टूटा फूटा, जख्मी और पूरी तरह से गरीब भारत। एक ऐसा भारत जिसका खून चूस करके इंपीरियलिज्म उसे तड़पता छोड़ गया था। और तब लीडरशिप कह रही थी कि हम साइंटिफिक टेम्पर के आधार के ऊपर, साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर नए भारत का निर्माण करेंगे। ये बहुत अद्भुत बात है। पता नहीं आप में से कितनों ने इस बात को सोचा होगा कि उस वक्त की लीडरशिप ये किस बेसिस के ऊपर कह रही थी, क्यों कह पा रही थी कि आगे आने वाला वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर नई नस्लों की दिमागों को रोशन करेगा और इस देश को तरक्की की राह पर डालेगा। दोस्तों, ये इसलिए कह पा रहे थे, वो कहीं आसमान से नहीं टपके थे। नेहरू हो, गांधी हो, पटेल हो, मौलाना आज़ाद हो, आप कोई नाम ले लीजिए, वो आसमान से टपके हुए लोग नहीं थे। और वो साइंटिस्ट भी नहीं थे, वो वैज्ञानिक हरगिज नहीं थे, वो पॉलिटिशियन थे और थ्रू एंड थ्रू पॉलिटिशियन थे। जिस आदमी ने साइंटिफिक टेम्पर हिंदुस्तान में बात की लगातार, उस आदमी ने कभी जिंदगी में ट्राइपॉस किया था जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ी, वो भी मारे माने, क्योंकि बाप का ये ख्वाब था कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाए। और उसके बाद का दौर जो है, बदलाव आ गया, उन्हें पसंद नहीं आई और उन्होंने वकील बनना पसंद किया। तो ये साइंटिस्ट नहीं थे। गांधी को कोई साइंटिस्ट नहीं कह सकता, पटेल को कोई साइंटिस्ट नहीं कह सकता, मौलाना आज़ाद को कोई साइंटिस्ट नहीं कह सकता। अगर ये बातें सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी कर रही होती तो समझ में आता भाई कि साइंटिस्ट साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ गौहर रज़ा आ गए, साइंस की बात कर रहे हैं। मैं अलका जी से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो साइंस की बात कर रही हैं। तो ये लोग कैसे साइंस की बात कर रहे हैं? ये अद्भुत चीज़ है। उस किताब में जो नेहरू लिखते हैं वो हिस्ट्री की किताब है और वहाँ 10 पेजेस वो डिवोट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक टेम्पर। क्या था ऐसा? अगर कुछ था तो ये था कि फ्रीडम मूवमेंट के दौरान बेहतरीन दिमागों के साथ ये परवरिश पा रहे थे। गांधी की, नेहरू की, पटेल की, आज़ाद की और जितने भी नाम हैं, वो परवरिश उनकी हो रही थी हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन दिमागों में। और इसलिए एक थ्रू एंड थ्रू पॉलिटिशियन साइंटिफिक टेम्पर पे बात कर सकता था, ये फ्रेज क्वाइन कर सकता था, देश के सामने एक विजन रख सकता था कि आगे आने वाला देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर बढ़ेगा। और इस देश में एक कंसेंसस क्रिएट किया गया था कि हम अगली नस्लों को साइंटिफिकली टेम्पर्ड बनाएंगे। और क्या था ये साइंटिफिक टेम्पर? ये साइंटिफिक टेम्पर था, साइंटिफिक टेम्पर इज टेम्पर ऑफ अ फ्री मैन। ये अंडरस्टैंडिंग थी। और ये अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही थी? आप आज़ाद नहीं हो सकते अगर आप साइंटिफिकली टेम्पर्ड नहीं है तो। और अगर आपको साइंटिफिकली टेम्पर्ड होना है तो आज़ाद होना पड़ेगा। एक और जगह नेहरू कह रहे हैं कि साइंटिफिक टेम्पर वो चीज़ है जो आपको नए डेटा की बेसिस के ऊपर पुरानी सारी मान्यताओं को झटक देने की हिम्मत देता है, हर एक को परखने की हिम्मत देता है। ऐसा नहीं है कि ये नेहरू पहली बार कह रहे थे, इसके ऊपर डिस्कशन हो चुके थे, लेकिन इतनी खूबसूरती से अवाम के सामने रख रहे थे और कह रहे थे कि साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये है कि जो कंक्लूजन्स हम लैब के अंदर निकालते हैं, जो तरीके हम लैब के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उनको जिंदगी में इस्तेमाल करना, बियॉन्ड 4 वॉल्स ऑफ लेबोरेटरी जब इस्तेमाल किया जाता है तो उससे साइंटिफिक टेम्पर कहा जाता है। सोचिए एक बार फिर कि वो वक्त था जब 30% से कम लोग अपनी दस्तखत कर पाते थे इस मुल्क में, और एक आदमी लगातार अपनी पब्लिक मीटिंग्स में बार बार साइंटिफिक टेम्पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था।
80 का दौर, वो पुरानी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। यहां से शुरू होता है बाबाओं का दौर। जो लोग मेरी उम्र के हैं वो इस दौर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दिल्ली में लगातार सिर्फ जगरते नहीं हो रहे थे, जवाबी जगरते भी हो रहे थे। टेलीविजन के ऊपर रामायण का सीरियल धूप के साथ देखा जाता था। यह बदलाव का एक दौर था। यह बदलाव का दौर था उन फोर्सेस का जिन्होंने कभी साइंटिफिक टेम्पर में यकीन नहीं किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सारी सहूलतें उन्हें चाहिए थी, लेकिन साइंस बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि साइंस आपके जहन को बदलती है, आपके दिमाग को बदलती है। और तब वो लोग पैदा हो रहे थे इस देश के अंदर जिनको आज हम बाबाओं के नाम से जानते हैं। ये बाबा छुटपुट थे उस वक्त। आज इनमें से 10 बड़े बाबा ऐसे हैं जिनका टर्नओवर ईयरली किसी भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से ज्यादा है। वो इंडिपेंडेंटली चांद के ऊपर जाने के लिए जो बजट है हमारा, वो लॉन्च कर सकते हैं। हम यहां पहुंच गए, पर सिर्फ यही नहीं हो रहा था। ये बलात्कारी बाबा, ये ऐसे बाबा फैक्ट्री बना रहे थे जिसका प्रोडक्ट बाहर जा रहा था, और वो प्रोडक्ट था मिथ्स एंड सुपरस्टिशन। उसका एक मार्केट था इस देश के अंदर जिसको वो ग्रैब कर रहे थे, जो मानसिकता बदलने वाला प्रोडक्ट था। और ये मानसिकता धीरे धीरे बदल रही। हमने शायद कहीं चूक कर दी। हमने वो ख्वाब साइंस टेक्नोलॉजी साइंटिफिक टेम्पर का ख्वाब छोड़ दिया। और ये बाबा जो सड़क के किनारे कभी तोते को लेकर के लोगों के भविष्य को बताते थे, वो जहाज़ों में उड़ने लगे। पर सिर्फ ये नहीं हो रहा था, कुछ और भी हो रहा था। एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभर रही थी जो इन बाबाओं के पैर छू करके उभर रही थी। आज़ादी के दौर में पॉलिटिकल लीडरशिप दुनिया के बेहतरीन दिमागों के साथ परवरिश पा रही थी, और यहां ये पॉलिटिकल लीडरशिप बाबाओं के पैर छू करके परवरिश पा रही थी, उनके आश्रमों में बड़ी हो रही थी। हमें मालूम है कि खास तौर से बीजेपी के सारे लीडर्स, हम सब देख चुके हैं उनके क्लिप्स जो सर्कुलेट होते रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से बाबाओं के कब कब पैर छुए। और उनमें से कई बाबा आज भी जेल में। तो एक तरफ ये माफिया था जो पॉलिटिकल लीडरशिप की सूरत में ऊपर उभर रहा था, और दूसरी तरफ बाबा थे। इनके बीच में एक नाजायज गठबंधन हमें दिखाई दे रहा है। 2014 के बाद ये पॉलिटिकल लीडरशिप इस देश के ऊपर कब्जा कर लेती है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इस पॉलिटिकल लीडरशिप से? ये नेहरू की तरह किताब लिखेंगे, ये गांधी की तरह से अपने मेमोइर्स लिखेंगे। ये तो पढ़ भी नहीं सकते उस किताब, क्योंकि इनकी पैदाइश तो बाबाओं के आश्रमों में हुई है, उन जाहिलों के बीच में हुई हैं जो सबसे ज्यादा इस समाज के घिनौने तबके से निकल करके आए। और इसी बीच, जिसका जिक्र बहुत विस्तार से किया तुमने, इस नेक्सस में जुड़ने वाला क्रोनी कैपिटल भी था। आज इस देश के अंदर ये नेक्सस मौजूद है, बाबाओं के पॉलिटिकल लीडरशिप के और क्रोनी कैपिटल के बीच में। मेरे ख्याल में हमारी लड़ाई मुश्किल लड़ाई है, लेकिन उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमारे पूर्वजों ने लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, जिनका सूरज नहीं डूबा करता था। मुझे पूरी तरह से यकीन है कि नई नस्लें इस लड़ाई को न सिर्फ लड़ेंगी बल्कि जीतेंगी भी। एक बात मैं यहाँ प्रेस क्लब में हूँ और कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब फैशिज्म आता है तो हम एक पुर्जा बन जाते हैं, एक इंडिविजुअल शहरी एक पुर्जा बन जाता है जो हमें सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और वो पुर्जा इस तरह से बन जाता है कि जब आप किसी चैनल को ज्वाइन करते हैं और फिर किसी गौहर रदा के घर आते हैं, आपका इंटरव्यू चाहिए, और जब वो गौहर रदा आपसे पूछते हैं कि इतना जहर क्यों फैला रही है तुम्हारी चैनल, तो आप कहते हैं कि मैं तो क्या कर सकता हूं, मैं तो इंडिविजुअल हूं साहब, मैं तो नौकरी कर रहा हूं। तो आप जब नौकरी कर रहे होते हैं तो अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे होते हैं, पर आप उस चैनल पे अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम कर रहे होते हैं। और अगर कोई उठता है और कहता है कि नहीं, मैं तो न्यूज़ क्लिक चलाऊंगा, तो उसे जब जेल में भेजा जाता है, जब सुहेल हाशमी के घर के ऊपर सुबह 6 बजे रेड किया जाता है और आप उनके साथ नहीं खड़े होते, तो आप अपनी अगली नस्ल को बर्बाद करने की तरफ लगातार कदम बढ़ा रहे होते हैं। हमने इमरजेंसी का दौर देखा है, उस वक्त उम्मीद थी लड़ेंगे और जीतेंगे। आज बहुत सारे वैसे लोग जो उस वक्त खड़े होने को तैयार थे, उन जैसे लोग मुझे कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरा इस उम्र में हौसला बढ़ जाता है जब मैं जंतर मंतर पे नई नस्ल को देखता हूं कि उनकी आंखों में वही चमक है जो हमने इमरजेंसी के दौरान देखी थी। तब मैं समझता हूं कि देश का भविष्य सुरक्षित है। जब प्रेस क्लब भर जाता है उसी दिन 4 बजे, तो मुझे लगता है कि देश का भविष्य सुरक्षित है। बहुत शुक्रिया।